हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी प्री के क्रैश कोर्स में, जिसके अंतर्गत आपकी हिस्ट्री के जो वीडियो है जो आपको ये दिया जा रहा है हिस्ट्री का वीडियो। इस हिस्ट्री के वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आप समझेंगे आगे बढ़ रही हैं, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मिडाइवल स्टेज से आगे जो चीज़ें बढ़ेंगी कैसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ वीडियो जो हम टर्मिनोलॉजी को लेकर के भी आएंगे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और थोड़ा सा अच्छे से, हो सकता है कि कोई टॉपिक हमने यहाँ शॉर्ट पढ़ा, उस टॉपिक को आप डिटेल से ज़रूर अपने नोट्स में पढ़ें एक बार, तभी जाएगा। क्योंकि रिवीजन में आपको सब्ट्रैक्टेड चीज़ें ही बताई जा रही है, पूरा डिटेल से नहीं बताया जा सकता, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें बताई जा रही है। और जो टॉपिक संभावना स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जिनमें ज़्यादा सवाल आए हैं, क्वेश्चन आए अभी तक, उन क्वेश्चनों को इसमें हमने, उन क्वेश्चनों के आधार पर ही हमने इन टॉपिकों को सेलेक्ट किया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को देखें, अंत तक देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और जो अपनी कोचिंग करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सुविधाएँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपसे निवेदन है कि इसको अंत तक देखें ताकि इसका पूरा फ़ायदा आप सभी उठा सकें। सूरी के द्वारा आज हम हिस्ट्री के इसमें आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर देखो शेरशाह सूरी आपको पता है बीच में आ गया था। हुमायूं के युद्ध करने के बाद हुमायूं से युद्ध जीते इसने, और उसके बाद शेरशाह सूरी ने यहाँ पर साम्राज्य चला। शेरशाह सूरी का जो शासन था उसमें कई ऐसे सुधार किए उन्होंने जो काफ़ी उनको मुग़ल साम्राज्य के द्वारा भी आगे अपनाया गया था। और शेरशाह सूरी के शासन में अगर थोड़ा सा देखो, शेरशाह सूरी के अगर देखें तो इसके बाद बहुत चीज़, जैसे शेर खां की उपाधि दी गई थी, है ना, बिहार से था ये, पहले बिहार का शासक रहा, उसके बाद इसने दिल्ली पर स्थापित कर दिया। तो शेरशाह सूरी के अगर प्रशासन को देखें तो सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइज था इसका प्रशासन, बहुत ही ज़्यादा केंद्रीकृत था। मंत्री स्वयं अपना निर्णय नहीं ले सकते थे। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित कर दिया। 47 सरकारों का मतलब ये क्षेत्र थे, है ना, जिनको छोटे छोटे उसमें प्रशासन की इकाइयों के रूप में इन्होंने इकाई कर दिया, इनको विभाजित कर दिया ताकि शासन बेहतर चलाया जा सके। बंगाल अकेला, बंगाल जो सूबा था, सूबा मतलब प्रांत है, तो अकेला इनका बंगाल प्रांत था, उसमें 19 सरकारों, यानी कि बंगाल बहुत बड़ा था। और बंगाल के अंतर्गत आज का जो बंगाल, बिहार और ये क्षेत्र है वो उड़ीसा वाला क्षेत्र इसी में आता था। तो बंगाल में को इसने 19 सरकारों में विभाजित किया। इनके यहाँ जो पद था इसको देखेंगे, सिकदार का पद। सिकदार क्या होता था? सेना का एक अधिकारी होता था सिकदार। और एक था मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान ये है न्यायिक। मुंसिफ से ध्यान रखना, आज भी मुंसिफ कोर्ट होते हैं छोटे छोटे, तो न्याय का काम करते हैं, तो उसी से आप थोड़ा सा इसको आइडिया लगाना। मुंसिफ ए मुंसिफान ये एक न्यायिक अधिकारी होता था। शेरशाह की अगर लगान व्यवस्था को देखें तो मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी का हम आगे ब्रिटिश काल के अंतर्गत कंपनी के काल में पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी में क्या था कि लगान व्यवस्था के अंतर्गत जो लगान लिया जाता था वो किसी मीडिएटर की अनुपस्थिति में डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था, रैयतों से लिया जाता था प्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। शेरशाह ने, ध्यान रखना, शेरशाह की एक अच्छी पद्धति ये रहा था शेरशाह का काम कि शेरशाह ने पहली बात तो भूमि का श्रेणियों में विभाजित कर दिया, और फिर उनका सर्वेक्षण के माध्यम सर्वेक्षण करके फिर उनका टैक्स इसने डिसाइड किया। तो शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर, उत्पादन की क्षमता के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, अच्छी, मध्यम और खराब। अब उसी आधार पर उन पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर कोई अच्छी भूमि है तो वहाँ ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो टैक्स उस भूमि के उतने हिस्से पर उस तरीके से लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने थोड़ा जो भू राजस्व है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से करने की कोशिश की। और आपको पता है उस समय भू राजस्व भी और राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत था। जरीमाना क्या है? जरीमाना या भूमि सर्वेक्षण का एक शुल्क लिया जाता था। जो भूमि को सर्वेक्षण करते थे, मैपिंग करते थे, उसमें जो भी खर्चा होता था तो राजा उसके ऊपर भी टैक्स लगाता था ताकि उस खर्चे की भरी पूर्ति हो सके, उसको दिया जा सके। इसके बाद महासालाना, ये कर संग्रह का शुल्क। अब आपको पता है टैक्स कलेक्शन कर रहे हो, आप टैक्स कलेक्शन करो तो उसमें भी आपको पता है कि कर्मचारी लगाएंगे, हम उनको सैलरी देगा ये, तो उसके लिए भी जो खर्चा होता था टैक्स कलेक्शन में, उसके लिए भी एक शुल्क लगाते थे। वो मुख्य रूप से क्या था, उससे क्या है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो पूरा नेट आ जाए, उसमें टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से कुछ ना कटे, इसके लिए अलग से शुल्क लगाते थे। ये ध्यान रखना है, दोनों शुल्क थे,
शुल्क और टैक्स अलग अलग होते हो तो आप भी जानते हो। तो इस शुल्क लगाए जाते थे जो जरीमाना का मतलब लैंड रिकॉर्ड का कोई सर्वे करना है तो उसको, और महासलाना जो टैक्स कलेक्शन करना है उसमें होने वाला खर्चा है उसके लिए शुल्क लगाए जाते थे। गाँवों में इसका ध्यान रखना, अगर आप पूछे चौधरी और मुकदम, ये एक बार आया था ऐसा सवाल कि चौधरी और मुकदम का क्या संबंध है, तो चौधरी और मुकदम है ये गाँवों में कानून व्यवस्था को स्थापित करने थे और ये स्थानीय मुखिया होते थे, ये चौधरी और मुकदम। और इसमें क्या है कि ज़्यादा राजा का कंट्रोल इन पे नहीं रहता था, इनका कंट्रोल ये मतलब गांव में लोकल लोग रहते थे, गांव में शक्तिशाली लोग हैं उनको उनमें से एक चौधरी या मुकदम बन जाते थे जो गांव का एक तरह से लीडरिंग करते थे और मुखिया होते थे उसके। शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण, एक शेरशाह सूरी का सबसे फेमस और जो इसका मेन कार्य था वो सड़क निर्माण का था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ग्रांड, जिसे आज एक शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था उस टाइम, और पंजाब से लेकर के लगभग कलकत्ता तक, लाहौर से लेकर कलकत्ता तक, और आज भी उसी रोड को हमने डेवलप किया आगे जाके। तो ग्रांड ट्रंक रोड बना, जीटी रोड है ये लाहौर से, तो शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। आपको पता है शेरशाह सूरी रोड का निर्माण किया जो लाहौर से लेकर के, ये लाहौर से और कलकत्ता तक था, ठीक है, और जिसे आज जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलवाया जो 180 ग्रेन का था, और तांबे का दान चलाया जो 380, ये 2 नए सिक्के हैं वो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। और शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला है उसका निर्माण किया गया था। और शेरशाह के बारे में एक बढ़िया बात बोली जाती है कानून के द्वारा कि वे बाहर से मुस्लिम अंदर से हिंदू, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं अपने शासन को स्थायित्व देने के लिए हिंदुओं के प्रति उसकी नीति रही थी, वो लचीलापन की रही थी। तो ये इसलिए, और शेरशाह के बाद आपको पता है कि हुमायूं ने पुनः जीता, पुनः हुमायूं आए दिल्ली में, उन्होंने पुनः मुगल शासन की स्थापना की, और हुमायूं कुछ ही टाइम बाद 1556 में मर गए। और उसके बाद अकबर ने शासन को नींव संभाली, और अकबर के शासन की नींव है और बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने शासन चलाया। तो इसके बाद अकबर धीरे धीरे उसको बैरम खां से मुक्त हो जाता है 1560-61 के अंतर्गत, और फिर अकबर स्वतंत्र होकर के शासन का संचालन करता है। अकबर के बहुत ज़्यादा युद्ध होते हैं, अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति को स्थायित्व देता है, और अकबर का मानना था कि अगर भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर शासन को स्थायित्व देना है तो उन्होंने हिंदुओं के प्रति उसको जो थोड़ी उदारवादी नीति है वो अपनानी पड़ेगी। और उसके बाद अकबर ने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अकबर ने किए, जैसे जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया, है ना, मतलब जजिया कर को समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार के काम है अकबर ने किए ताकि वो हिंदुओं के ज़्यादा, और 16 कुल की नीति अपनाई अकबर ने ताकि सभी धर्मों में सहिष्णुता हो सके, बारता हो सके। तो इस तरीके से अकबर का काम किया। इसके बाद जहांगीर आता है, फिर शाहजहाँ आता है। इस तरीके से मुगल शासन चलते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय तक। वो आप मुगल की जो क्रोनोलॉजिकल है राजाओं का वो तो आपने देख रखा होगा। मैं सिर्फ यहाँ मुगल शासन की बात कर रहा हूँ कि मुगलों का जो शासन है वो क्या था, उसी में से कुछ इनकी स्थापित कला, चित्रकला है, उनको भी देखेंगे। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जो कल्चर वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। मुगल अगर शासन की बात करें तो शक्ति पर आधारित, एक सैन्य शक्ति पर आधारित बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था उस टाइम, आप देख सकते हो। और ये नियंत्रण और संतुलन पर आधारित था। नियंत्रण और संतुलन का मतलब है कि ये केंद्रीकरण तो था ही था, साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूबे थे, प्रांत थे जिनके माध्यम से शासन चलाया जाता था। केंद्रीय प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो केंद्रीय प्रशासन में यहाँ पर अकबर के जो शासनकाल में अगर देखें तो अकबर के शासनकाल में 4 मंत्री थे, वजीर जिसे वकील बोलते थे, दीवान, मीरबख्शी और एक सद्र। अगर वजीर की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता था, ये पीएम होता था उस टाइम का, पीएम। वजीर क्या होता था, पीएम होता था, उस टाइम का पीएम था वजीर, और साम्राज्य का प्रधानमंत्री। और इसको समस्त सैनिक और असैनिक दोनों मामलों पर असीमित अधिकार थे किसके पास, वजीर के पास। वजीर के पास है वो दोनों मामलों के असीमित अधिकार थे, सैनिक और असैनिक, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। ये बाबर और हुमायूं के काल में बहुत ज़्यादा रहा ये पद, लेकिन बाद में अकबर जब सत्ता में आया तो अकबर ने सोचा कि नहीं, अगर इसको ज़्यादा शक्ति चली जाएगी तो कहीं ना कहीं ये विद्रोह भी कर सकता है बाद में, और राजा को चुनौती भी दे सकता है, सम्राट को चुनौती भी दे सकता है। इसलिए उसने इसकी शक्तियों को सीमित करने के लिए एक नया पद का सृजन किया, वो था दीवान। दीवान में क्या है कि वजीर के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब वजीर से क्या है कि वित्त और राजस्व के जो मामले थे वो दीवान को दे दिए, यानी कि वित्त और राजस्व के मामले में दीवान अब सर्वोच्च अधिकारी के रूप में आया। और अगर राजा अनुपस्थित रहता था तो उसकी अनुपस्थिति में साधारण कार्यों का संचालन दीवानी करता था। सबसे ज़्यादा जो मुगल काल में दीवान के पद पर रहा सबसे ज़्यादा टाइम के लिए वो असद खां था,
31 वर्षों तक दीवान के पद पर उन्होंने कार्य किया। दीवान तो एक पूरा वजीर हो गया, मतलब दीवान तो एक पूरा अधिकारी हो गया, उसकी असिस्टेंस के लिए अन्य अधिकारी भी और थे। जैसे दीवान खालिसा, दीवान खालिसा को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप साई भूमि की देखरेख करो, देखभाल करो, उसको मेंटेनेंस करो। साई भूमि जो राजा की, शासक की, सम्राट की भूमि थी, उसके डायरेक्ट कंट्रोल में थी, उसकी देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता था उसको बोलता था दीवान खालिसा। दीवान तन जो वेतन देता था जागीरदारों की जागीरों की देखभाल करता था। आपको पता है कि वेतन है वो कैश में वो दिया जाता था और जागीरों के रूप में दिया जाता था। तो दीवान तन है वो उसका मेंटेनेंस करता था, मतलब देख रेख करता था, किसको देना है, किसको नहीं देना, किसको ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, तो वो सारी चीज़ें वो दीवान तन के पास होती थी। और मुस्तौफी ये सारा अकाउंट, मतलब जो आय, कितना खर्च हुआ है, शासन का कितना व्यय हुआ है, उसको देखता था। तो ध्यान रखना ये दीवान के अंतर्गत आता है, क्योंकि दीवान का काम ही वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी के रूप में होता था। इसके बाद आता है मुशरिफ ए ममालिक है, ये अकाउंटिंग ऑफिसर होता था, यानी कि लेखाधिकारी के रूप में काम करता था मुशरिफ ए ममालिक। इसके बाद मीर बख्शी भी इनका एक शक्तिशाली अधिकारी था, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। और इसका कार्य यह था कि सेना की भर्ती करना, सैनिकों का हुलिया रखना, सैनिकों का रसद प्रबंधन करना, उनको अनुशासन में बनाए रखना, सैनिकों के लिए हथियार खरीदना, हाथी घोड़े आदि का प्रबंधन करना। शाही महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी के पास होती थी। और मनसबदारी व्यवस्था है, जो हम देखें मनसबदारी व्यवस्था है, उसका भी सुचारू रूप से संचालन करने की जिम्मेदारी मीर बख्शी के पास होती थी। कुल मिला के आपने देखा होगा, एक होता था इनका जैसे वजीर के पास तो समस्त अधिकार थे, बाद में उनके अधिकारों को धीरे धीरे कम किया जाए। एक अधिकार दे दिया वित्त के मामले को दे दिया दीवान के पास, सेना का मामला दे दिया मीर बख्शी के पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा उसको मतलब ये डिसेंट्रलाइज कर दिया वजीर को उसको मतलब लेकर के। हालांकि राजा के रूप में तो सेंट्रलाइज था, राजा का सब पे कंट्रोल तो राजा का ही था अंतिम रूप से, लेकिन इनको अलग अलग विभाग अधिकारियों को इन्होंने सौंप दिया। इसके अलावा एक और पद था इसी में मीर ए सामा अकबर ने इस पद का स्थापना की अकबर के द्वारा मीर सामा की। और यह है घरेलू कार्यों का, जो घरेलू कार्य है उनको देखने का पूरा प्रधान होता था, मतलब राजा का, यानी कि सम्राट का परिवार की देखभाल करना, खान पीने की व्यवस्था करना, उसके महल, उसकी दैनिक आवश्यकता है और पूर्ति करना, उसके लिए पूरा एक मतलब जो राज दरबारी परिवार है उसका पूरा देखरेख करने के लिए मीर ए सामा नाम के अधिकारी की नियुक्ति की गई। और इसके पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखानों का प्रबंधन का भी एक स्वतंत्र भार है, उसको दे रखा था मीर ए सामा के पास। यानी कि मीर ए सामा के पास दो कार्य दे रखे थे, एक तो पूरा राजशाही परिवार की देखभाल करना, घरेलू मामलों का पूरा तरह प्रबंधन करना, और दूसरा जो कारखानों का जो प्रबंधन, छोटे मोटे कारखाने आते थे राजा के अंतर्गत, उनको भी स्वतंत्र रूप से मतलब उनको भी प्रबंधन करने के लिए इसको एक जिम्मेदारी सौंप रखी थी। इसके बाद चौथा जो पद था सबसे इम्पोर्टेंट, सद्र ए कुल या सद्र उस सुदूर, यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। तो इसलिए ध्यान रखना, 4 महत्वपूर्ण अधिकारी है, इनके प्रमुख थे, चाहे वो वजीर हो, चाहे दीवान हो, चाहे मीर बख्शी हो या सदर कुल। इन्हीं से मुगल शासन चलता था। और कह सकते हैं एक तरह से हमें कि कहीं ना कहीं यही जो मतलब अकबर के टाइम पर, अन्य शासकों के टाइम पर, जैसे हमारा आज का मंत्रिमंडल होता है पीएम के लिए, ठीक उसी प्रकार से 4-5 मंत्री फेमस थे उस टाइम के लिए, हालांकि और भी थे। केंद्रीय स्तर पर यही मुख्य थे। इसके बाद प्रांतीय स्तर पर देखें तो इनके प्रांतों को सूबे बोलते थे, सूबे। और इनका सर्वोच्च अधिकारी है वो सिपहलसार या सूबेदार कहलाता था। और सूबों को फिर डिस्ट्रिक्टों में विभाजित कर दिया जाता था, जिन्हें सरकार कहते थे ये। और इनका सर्वोच्च अधिकारी फौजदार होता था, ध्यान रखना। सिपह सालार है वो सूबे का होता था, और फौजदार है वो सरकार या जिले का होता था। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसको तहसीलों में विभाजित कर दिया जाता था, जिसे ये कहते परगना या महाल। परगना या महल एक तरह से अपनी आज की जो तहसील होती है उस तरीके से था। इसका सर्वोच्च अधिकारी सिकदार था, सिकदार। और फिर परगने को डिवाइड कर दिया गया था गांवों में, और गांवों का सर्वोच्च अधिकारी मुकदम एवं चौधरी था। और ध्यान रखना, इन पे इसका डायरेक्ट कंट्रोल इनका नहीं था। ये कहीं ना कहीं हाँ सिकदार इन पे कंट्रोल कर लेता, इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था ये। हाँ, ये टैक्स वैक्स तो दे सकते थे, लेकिन और बाकी के गांव के निर्णय लेना इन्हीं के अधिकारी ये मुकदम और चौधरी के पास ही होते थे। अब सूबे का प्रांत मैंने बता दिया। सूबे का प्रशासन देखें तो अकबर के शासनकाल में जो पूरा अकबर का साम्राज्य था उसको 12 सूबों में विभाजित करके रखा हुआ था।
फिर बाद में अकबर ने कुछ नए सूबे जीते, जैसे बरार, खानदेश, अहमदनगर, इन सबको मिला करके अकबर के सूबों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। तो अकबर के टोटल जो अकबर के पहले जब अकबर को सत्ता मिली उस टाइम 12 सूबे थे। अकबर ने 3 नए सूबों को जीत लिया दक्षिण भारत में, और कुल मिलाकर के 15 सूबे हो गए। शाहजहाँ के अगर टाइम में देखें तो शाहजहाँ के टाइम में 3 स्वतंत्र सूबे और बनाए गए थे। इस प्रकार शाहजहाँ के टाइम पे सूबों की संख्या 18 हो गई, और औरंगजेब ने 2 सूबे और मतलब जीत करके इसमें ऐड कर लिए, जिसमें बीजापुर और गोलकंडा दक्षिण भारत में आपको होता है, वो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत थी ये दोनों, तो इनको बाद में इसने जीत लिया। और इस प्रकार औरंगजेब के टाइम पर सूबों की टोटल संख्या 20 हो गई थी। सूबे के अधिकारी मैंने बताई दिया, सिपह सालार, सूबेदार या गवर्नर, ये तीनों एक ही होते थे, इनको सूबे का अधिकारी बोलते थे। सूबे का प्रमुख अधिकारी तथा सूबे तक का संपूर्ण कंट्रोल है इन्हीं के हाथ में होता था। एक तरह से हम कह सकते हैं सीएम टाइप में होती थी। और मुगल काल में सूबे के किसी भी राज्य में संधिया सरदारों के मनसब का प्रदान करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। जैसे आज भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी एग्रीमेंट करना है तो हम सीएम से नहीं पूछते, पीएम करता है, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से सूबेदारों के पास भी कोई संधि समझौते करने के कोई अधिकार नहीं थे। अब बात जरूर था कि थोड़ा बहुत टोडरमल, जो गुजरात का जो सूबेदार था टोडरमल, उसके पास कुछ थोड़े बहुत संधियाँ एवं मनसब के अधिकार दे रखे थे, और वो भी इसलिए दे रखे थे ताकि वो राजपूतों से संधि कर ले। जैसे कि महाराणा प्रताप हुआ या अन्य राजपूत शासक है, उनसे संधि करने के लिए उसको एक तरह से प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा जाता था। उसको ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज़्यादा अधिकार दे रखे थे। कुल मिला के ये है कि अन्य राज्यों से किस प्रकार का संबंध करना है वो तो राजा ही करता था, ये सिपह सालार या सूबेदार के पास ये अधिकार नहीं होते थे। इसके बाद इसमें भी दीवान होता था। जैसे दीवान वहाँ होता था किसका? केंद्र स्तर पर, उसी प्रकार से यहाँ होता था दीवान। एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र स्तर पर जो दीवान होता था वो हमारा आज का सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है, और प्रांतीय स्तर पर जो दीवान है वो आज का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो। तो वित्त मंत्री और राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था ये, मतलब वित्त अधिकारी और राजस्व का प्रमुख अधिकारी था। और इसको भी अकबर द्वारा ही सृजित किया गया था ताकि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। और सूबेदार कार्यकारिणी का प्रमुख होता था। और इसमें है कि दीवान का कार्य भू राजस्व एवं अन्य करों की वसूली करना, आय व्यय का ऐसा वही जो वो करता था सेंट्रल लेवल पर, वही ये करता है। जो केंद्रीय दीवान था वो संघ स्तर मतलब केंद्र स्तर पर करता शासन के अंदर, ये प्रांतीय स्तर पर करते थे। तो वही चीज़ें इनको ज़्यादा हुए। और बख्शी की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर जो बख्शी की नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी का, जैसे मीर बख्शी था केंद्र का, वो पूरी सेना को देखता था। उसी प्रकार ठीक इस ये बख्शी ये भी सूबे की सेना को देखेगा, ठीक है ना। और मीर बख्शी और बख्शी में ये अंतर होता था। पहली बात तो बख्शी है वो प्रांत के लेवल पर होता था, और मीर बख्शी है वो संघ मतलब केंद्र के लेवल पर होता था। और प्रांतीय जो बख्शी है उसकी सेना वितरण का कार्य भी करता था, जबकि मीर बख्शी सेना के वेतन अधिकारी नहीं होता था। जो सेंटर का मीर बख्शी है वहाँ पर सेंटर पर अगर आपको पता है कि सेना को वेतन देना है तो दीवान तन के पास होता था, जबकि स्टेट पर मतलब जो इनके जो सूबे थे इन पर अगर वेतन देना है तो मीर बख्शी मतलब इनका जो बख्शी होता था उसी के पास ही अधिकार होता था। ये अंतर है, जबकि मीर बख्शी के पास वेतन देने का अधिकार नहीं होता था। इसके बाद वहाँ पर शूद्र जो अधिकारी होते थे, सद्र अधिकारी, यहाँ पर भी प्रांतीय शूद्र होते थे, जो राजा यहाँ की प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम धर्म के कानूनों का पालन की विशेषता करते थे। और वही न्याय के रूप में या धार्मिक रूप से यहाँ के जो प्रांत के लोग होते थे, जो सूबेदार होते थे, उनको एक असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते थे, और साथ ही काजी की दृष्टि से न्याय भी करते थे। कोतवाल तो आपने जाना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस होती थी वही कोतवाल है। कि सूबे की राजधानी, अब सूबे जैसे आपको पता है आज भी हमारे सूबे जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ जो भी है, इनकी राजधानी और यहाँ इनके बड़े बड़े, जैसे एमपी की राजधानी है भोपाल और उसके बड़े नगर इंदौर है। तो इसी प्रकार से उनका पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखने का अधिकार है वो कोतवाल के पास होता। इसी प्रकार से तो जैसे मतलब कभी भी अगर शासन प्रणाली पढ़ रहे हो आपको याद नहीं हो रही, दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा प्रेजेंट से देख लो, कहीं ना कहीं लिंक हो ही जाती है। इसके बाद सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट। तो मुगल काल में भी सरकार की जो अधिकारी होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनमें एक होता था फौजदार, आमिल, कोतवाल और काजी। काजी हो सकता है किसके होगा, ये काजी डेफिनेटली न्याय विभाग से संबंधित होगा या धार्मिक व्याख्या करने वाला होगा। कोतवाल है पुलिस का होगा। तो वही चीज़ इसमें है, कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। फौजदार यानी कि जिले का प्रशासक मुख्य प्रशासक होता था, जो जिले में लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ाने के साथ साथ चोर और लुटेरों से जनता की रक्षा करता था। शेरशाह के समय इसे मुंसिफ मुस्तफ़ान, जो मैंने अभी बताया था आपको, मुंसिफ मुस्तफ़ान, तो वही अधिकारी था, वो फौजदार यहाँ पर कहलाने लगा। और फौजदार के पास बाद में कुछ न्यायिक अधिकार भी आ गए और साथ में इनके पद को भी वंशानुगत कर दिया गया था। आमिल या अमल गुजार की अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइनेंस अधिकारी होता था, और इसका प्रमुख कार्य था लगान तो वसूल हो, साथ में कृषि एवं किसानों की भी देखभाल करो। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद
वित्तची ये एक तरह से क्लर्क होता था जो मुख्य रूप से भूमि और राजस्व संबंधी कागज है उनकी देखभाल करता था। कोतवाल तो मैंने बता दिया कि नगर में शांति और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और साथ ही न्यायिक कार्य भी करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोतवाल होता था, वो सूबे का कोतवाल होता था। इस तरह से अलग अलग होता था। खजानदार है, ये जिले का खजांची होता था, यानी कि खजाने को देखने वाला। खजांची यानी कि खजाना होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टैक्स का, तो उसको देखने वाला होता था ये। इसके बाद काजी ए सरकार। काजी ए सरकार वही कि यह न्यायिक कार्य करता और औरंगजेब काल में जजिया एवं जकात करों की वसूली भी इसी को देती थी। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से धार्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ था, धार्मिक असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता था, सलाह देता था। और जजिया और जकात जैसे करे वो धार्मिक कर थे, ठीक है। जजिया करे वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जबकि जकात करे वो मुसलमानों से लिया जाता था। अब आते हैं परगना। परगना में अगर देखें हम तो परगना पर सिकदार जो उसका चीफ ऑफिसर होता था, जिसका मुख्य कार्य था कि परगने के शासन को इस तरह से रखें कि वहाँ पर शांति स्थापित हो। आमिल वही वित्त मंत्री होता था, मतलब वहाँ का वित्त अधिकारी होता था। और कानून को परगने का पटवारी जो पूरे डेटा रखता था उसको कानून को बोलते थे। ग्राम प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो ग्राम पूरी तरह स्वायत्त संस्था थी मुगल शासनकाल के अंतर्गत, जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों के पास नहीं दिया जाता था, बल्कि ग्राम पंचायतें भी अपनी सुरक्षा संबंधी और शिक्षा की देखभाल सब कुछ वो अपने लेवल पर करती थी, जिनमें एक प्रमुख अधिकारी था मुकदम या चौधरी जो गांव का प्रधान हुआ करता था। इसके अलावा कुछ नाम और दिए। मुसद्दी नामक अधिकारी मुगल काल में बंदरगाहों की देखभाल करता था। मुगल काल के कई बंदरगाह सूर है ना, तो उनकी देखभाल है ये करता था। इसके अलावा बहुतात, ये मुगल काल में कारखानों की देखभाल करने को बहुतात कहा जाता था। और खिल्लत की अगर मैं बात करूँ तो खिल्लत एक बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेबल पोस्ट थी, रेस्पेक्टेबल मतलब पोशाक थी, जो मुख्य रूप से बादशाह है उसी को पहनने की उसकी अनुमति थी। और बादशाह है वो ऐसा नहीं कि उसको रेगुलर पहनता हो, उस पोस्ट को बादशाह है वो विशेष अवसरों पर पहनता था। अकबर ने इसको अपने दूत भगवंत दास के साथ महाराणा प्रताप के लिए भी खिल्लत की पोशाक भेजी। और बाद में ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने भी अकबर के इस भेंट को स्वीकार करते हुए महाराणा प्रताप ने इसको सम्मान से पहना भी था। तो इस प्रकार मुख्य रूप से खिल्लत एक तरह से सम्मान का प्रतीक चिन्ह होने वाली एक क्या होती थी, पोशाक होती थी, जिसे राजा शासक पहनता था। ये मुगल काल की कुछ शब्दावलियों के साथ साथ मुगल कालीन प्रशासन भी आ गया कि किस तरीके से इनका केंद्र होता था, फिर प्रांत होते थे जिन्हें सूबे बोलते थे, सरकार होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इस तरीके। अब मुगल काल के अंदर का तरीका सिक्के पे जाए तो ये थोड़ा सा पीसीएस की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बाबर ने चांदी का शाहरुख सिक्का और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था, ये बाबर के थे। शेर शाह ने शुद्ध, आपको मैंने बताया था, रुपये और पैसे, तांबे का पैसा और चांदी का रुपये चलाया था। अकबर ने सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब चलाया। इलाही भी अकबर के द्वारा चलाया गया गोलाकार था। और इसके बाद तांबे का दाम चलाया था। अकबर के कुछ सिक्के में राम और सीता की मूर्तियों का अंकन भी करवाया उन्होंने। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल है। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलवाया। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलवाया। और मुगल काल में रुपये की ढलाई औरंगजेब के टाइम पर होती, सर्वाधिक रुपये की ढलाई। उसके बाद मुगल काल में जो टकसाल यानी कि जो रुपये पे जो मुद्रा का प्रिंटिंग करने वाला जो होता था, उसको दारोगा ए दारुल जर्ल कहा जाता था। दारोगा एवं दारुल जो जर्ल है, ये मुगल काल में जो टकसाल अधिकारी था उसको कहा जाता था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो है कि सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाने की शुरुआत है वो जहांगीर ने करवाई थी। इसके बाद मुगल काल एक चीज़ के लिए और ज़्यादा फेमस था, वो थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था कुछ नहीं, यह मुख्य रूप से एक पद थे। पदों को निर्धारित करने के लिए पद सोपानिक प्रणाली थी, है ना। और कि कोई जो मुगल काल के समस्त अधिकारी, चाहे वह सैन्य हो या असैन्य हो, वो किस पद पर आएंगे वो मनसबदारी व्यवस्था से निर्धारित किए जाते थे, उनके ओहदे को। यह प्रणाली अकबर ने लागू की थी और मंगोलों की दशमलव पद्धति पर ही आधारित थी। इसमें क्या है कि मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार होते थे। जात का मतलब एक तरह से उसको कितना वेतन दिया जाता है। सवार, इसमें क्या है, जात और सवार के अंतर्गत वेतन के साथ साथ वो कितने उसके जो घोड़े हैं उनके अंडर आते थे, तो एक तरह से उस तरह का वो इस बात का संकेत होता था कि इतना ऊंचा अधिकारी है। तो जात और सवार जो प्रथा है उसके आधार पर इनके हायर की, इनके पद सोपान को देखा जाता था। मनसबदारों की वेतन है जागीरों के रूप में दिए जाने लगे या नगद के रूप में दिए जाते थे, परंतु राजस्व प्राप्त का अधिकार था
प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकार नहीं होता इन पे। जो मनसबदारों को जो जागीर दी जाती थी वो केवल रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो वही प्रांत के द्वारा या किसी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा चलाया जाएगा। और साथ ही वो वंशानुगत नहीं थी, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके पद उनके दूसरी पीढ़ी को नहीं जाएगी, बल्कि उसी टाइम उनको मृत्यु होते ही पदच्युत कर दिया जाता था। उनको वापस जागीर है वापस देनी पड़ती थी। मनसबदारी में समय समय पर परिवर्तन हुए। जैसे जागीर के टाइम पर देखें तो यह व्यवस्था दुअस्पा या सीअस्पा दर्जे के नाम से जानी गई। शाहजहां ने मनसबदारी में मासिक व्यवस्था प्रारंभ कर दी। इसके अंतर्गत वेतन जागीरों से होने वाली निर्धारित आय के स्थान पर वो जागीर से वास्तविक आय के अनुसार पर उनको क्या देने लग गया, पैसे देने लग गए। ये शाहजहां है वो। औरंगजेब के काल में ये मशरूत व्यवस्था शुरू हुई और जिसमें सवार संख्या की अतिरिक्त वृद्धि हुई। सवार की जो संख्या है, पहले उनसे एक पद के लिए, इस पद के लिए पहले मतलब इतने सवार होंगे, इतने जात होंगे, तो उसको अब वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन ऐसा मनसबदार किसी महत्वपूर्ण पद या अभियान हेतु नियुक्त करते समय किया जाता था। एडिशनल उसकी कुछ उसके वेतन बढ़ाना या उसके अधिकार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल जो टाइम होते थे, इंसिडेंट होते थे, तभी किया जाता था। विशेषकर वो अधिकारी किसी युद्ध पर जा रहा है। मनसबदारी व्यवस्था में मराठाओं की नियुक्ति भी की गई। शाहजहां ने अहमदनगर में अभियान शुरू किया। सबसे अधिक मराठा मनसबदार औरंगजेब के समय थे। इसमें ये थोड़ा सा शब्दावली दी है, इनको देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्न अस्पा यानी कि दो सैनिकों के बीच एक घोड़ा, इस तरह के इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। ये ज़्यादा शब्दावली वैसे लिखी, एक बार शासन कैसे निकालना हो तो ठीक है, बाकी यहाँ से सवाल आने की कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी। बहुत अजीब चीज़ है ये तो। मुगलकालीन राजस्व प्रणाली को अगर देखें तो आपको पता है मुगल का हर शासन प्रणाली अभी तक भू राजस्व प्रणाली पर ही निर्भर रही। तो मुगल काल भी फसल उत्पादन पर या भू राजस्व पर है, वो फसल उत्पादन लेता था। भू राजस्व के रूप में क्या लेता था, जितना भी उसका फसल होता था उसका एक निश्चित अनुपात है वो राजा लेता था। और इस काल में भू राजस्व के लिए माल ए वाजिब शब्द का प्रयोग किया था। माल ए वाजिब क्या है, भू राजस्व है, ठीक है। आईने ए देसाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टैक्स प्रणाली थी इनकी, भू राजस्व प्रणाली, इसके प्रणेता टोडरमल को माना जाता है और उसने मंसूर नाम के उसकी सहायता से इसको शुरू किया। इसमें क्या होता है इस पद्धति के अंतर्गत, इसमें यह है कि अलग अलग फसल है, जैसे मान लें अलग अलग फसल है, जैसे मान लें कोई भी फसल होती थी उसमें उस टाइम बाजरा, गेहूँ, धान जो भी है उस टाइम की, तो अलग अलग फसलों पर पिछले लास्ट 10 ईयर में कितना उत्पादन हुआ है, उस 10 ईयर के पिछले लास्ट 10 साल के उत्पादन का एवरेज निकाल करके उसे एक वार्षिक उत्पादन मान करके उसका एक निश्चित भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था, उसे बोलते हैं आईने ए देसाला। और इसमें कितना भाग लेता था, वो 1/10 भाग लिया था, जिसे माल ए हर साला भी कहा जाता था। यानी कि मतलब 1/10 भाग नहीं, इसमें नगद रूप में 1/3 भाग लिया जाता था। मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार कि क्या पद्धति थी। इसमें पद्धति ये थी कि इसके अंतर्गत किसी फसल का पिछले 10 साल में कितना उत्पादन हुआ है उसका एक एवरेज निकाला जाता, क्योंकि किस साल तो आपको पता है किसी साल सूखा पड़ गया तो उत्पादन कम होगा उस फसल का, किसी साल अगर अच्छी फसल हो गई तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या है कि कभी मान लें कम हुआ और राजा ने एक निश्चित मात्रा डिसाइड कर रखी भाई इतना मुझे टैक्स देना। अब किसी दिन किसी साल मतलब सूखा पड़ गया तो इसका मतलब किसान को नुकसान हो गया, क्योंकि उसको तो जितना देना है चाहे उत्पादन हो या मतलब एक निश्चित मात्रा देनी पड़ेगी। और एक दिन मान लो आपको, एक दिन मान लो कि एक साल कैसा हुआ कि फसल अच्छी हो गई, फसल है वो अच्छी हो गई, तो फसल अच्छी हो गई उस साल आपको पता है कि राजा को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मान लें राजा पहले एक यूनिट डिसाइड कर दी थी फिक्स के राजस्थान राजा है वो 3 यूनिट इससे लेगा। अब मान लें इस साल फसल अच्छी हुई इसके 10 यूनिट हो गया तो राजा को 3 ही मिलेगा, ठीक है ना। अगले साल ऐसा हुआ कि फसल है बहुत ख़राब हो गई, 2 यूनिट ही हुई है, लेकिन राजा को 3 यूनिट है उसको कर देना है, तो 3 यूनिट कर वो दे नहीं पाएगा। तो इस प्रकार की जो फ्लैक्चुअलिटी और इससे बचने के लिए अकबर ने इस प्रणाली को चलाया, जिसके अंतर्गत ये था कि लास्ट 10 साल में उस फसल का कितना उत्पादन हुआ है उसका एवरेज निकालो और उसका 1/3 भाग है वो तो 2 राजस्व के रूप में वसूला जाता था, ये नगद रूप में होता था। और इस प्रणाली में 1/10 भाग प्रत्येक वर्ष और वसूला जाता था, जिसे माल हर साल भी कहा जाता था। प्रणाली में देसाला प्रणाली संपूर्ण राज्यों में लागू नहीं की गई थी प्रारंभ में, बाद में इसको संपूर्ण राज्यों में लागू किया गया था। आईने ये देसाला प्रणाली को शाहजहां के शासनकाल में लागू किया गया था दक्षिण भारत में। इसकी विशेषता क्या थी, मतलब बहुत अच्छा काम किया गया था अकबर के द्वारा इसमें भूमि का टैक्स कलेक्शन के लिए। पहले देखिए कि भूमि का स्पष्ट रूप से मापन करो
और साथ ही उसमें हर 10 साल मतलब पिछले 10 साल में कितना उत्पादन हुआ है उसका पूरा आकलन करो। फिर दस्तूर के आधार पर राजस्व का निर्धारण करो। दस्तूर का आधार का मतलब है कि उसमें पिछले 10 सालों में कितना उत्पादन हुआ है उसका एवरेज निकाल के फिर आप करो कि उसका एक मतलब टैक्स है वो निकालो। और राजस्व की वसूली नकदी में होती थी, लेकिन राजस्व है वो नकदी में इसके अंतर्गत दिया जाता था। इसके लाभ यह है कि वही भूमि का माप है वो संभव हो पाया, अधिकारों की मनमानी अब समाप्त हो गई, और राजस्व की जो ये फ्लेक्चुअलिटी वो कम हो गई। देखो क्योंकि फ्लेक्चुअलिटी है इसलिए कम हो गई क्योंकि अब आपको पता है कि एवरेज आने के बाद 1-2 साल में अप डाउन होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा क्योंकि उसका एवरेज निकल के आएगा तो बराबर आ जाएगा। इसलिए तो देयशाला पद्धति हो गई। इसके बाद आते हैं, ये देयशाला पद्धति को जरूर पढ़ लेना, इससे सवाल आने की थोड़ी संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद कनकूत नस्क या दानाबंदी। औरंगजेब ने नस्क पद्धति अपनाई। इस पद्धति में अनाज की उत्पादकता का आकलन किया जाता था और उसमें पूरे गांव के आधार पर कर लगाया जाता था और पिछले कर का निर्धारण लगाया गया अनुमान क्या होता था। ये प्रणाली है, ये भी एक राजस्व की वसूलने की प्रणाली थी और इसको लेके आए थे औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब के काल में आई थी। और इसमें क्या होता है कि उस क्षेत्र विशेष में, उस खेत में या निश्चित भूमि में कितनी प्रोडक्टिविटी होती है उसके बाद उसके क्या है टैक्स का आकलन किया जाता और पूरे गांव को एक यूनिट माना जाता है। और यह उसका थोड़ा यूनिट माना जाता है। साथ साथ में जब इसको आकलन करते थे करंट ईयर में तो पिछले ईयर का भी देखते थे कि कितना टैक्स आया था, उसी आधार पर अनुमान के आधार पर इस ईयर का टैक्स को कलेक्ट करने का टारगेट दिया जाता था। मुगल काल में राजस्व की इजारा पद्धति है ये नहीं अपनाया गया, परंतु अब्बास स्वरूप किसी स्थान पर थी। इजारेदारी व्यवस्था, इसको भी हम देखेंगे अभी, ब्रिटिश काल में खूब आएगी इजारेदारी व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि राजा है वो मीडिएटर को यानी भूमि के मध्यस्थ हो सकते, जमींदार हो सकते, उनको क्या था कि ठेके के आधार पर ठेका की नीलामी करता था कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको ये ठेका दे दिया जाएगा राजस्व वसूलने का। और इस आधार पर अब आपको पता है कि वो बोली लगा था तो ज़्यादा बोली लगाएगा तभी उसको मिल पाती थी वो ठेका, और अगर उसने बहुत महंगे में अगर बोली लगाई है तो वो भी नीचे वाले जो किसान हैं उनसे ज़्यादा वसूलेगा। तो इसमें किसानों का इस इजारदारी प्रथा में बहुत शोषण हुआ। इसको हम ब्रिटिश काल के दौरान भी देखने को मिलेगी, लेकिन मुगल काल में ये इस व्यवस्था का प्रचलन ज़्यादा नहीं था, मतलब था ही नहीं। कोई हो सके कोई अब्बास स्वरूप कहीं पर यूज कर रखा हो तो। अब आते हैं मुगल काल की एक चित्रकला बहुत फेमस रहती है, उस पर आता है मुगल कालीन चित्रकला में। मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत अगर देखें तो मुगल काल में चित्रकला को सबसे पहले बाबर के समकाल में ज़्यादा चित्रकला डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि बाबर तो आपको पता है युद्धों में ही उजलते रहे, उनके पास तो ज़्यादा टाइम रहा नहीं, उनकी पूरी रणनीति युद्ध में ज़्यादा हो रही। लेकिन इनको सबसे महत्वपूर्ण मुगल काल में चित्रकला की नींव हुमायूं ने डाली। और हुमायूं ने भी कब डाली? तो हुमायूं का प्रवासन हो गया था यहाँ से छोड़ करके, जब शेर शाह सूरी का शासन दिल्ली में स्थापित हो गया तो ये अफगान कंधार की ओर चले गए थे। तो वहीं से मुख्य रूप से फारस की ओर चले जाने पर वहाँ से फारस के जो चित्रकार हैं उनको लेकर के आए थे और उन चित्रकारों का नाम था मीर सैयद अली और अब्दुस्मद। ये दोनों बहुत फेमस चित्रकार थे, अब्दुस्मद और मीर सैयद अली। अब्दुस्मद है और मीर सैयद अली है, ये फारस से लेकर के आए थे और हुमायूं ने इन दोनों चित्रकारों को जो दिल्ली लेकर के आया तो इन्होंने यहाँ पर चित्रकला की शुरुआत की गई थी। इसमें अगर देखा जाए, हालांकि एक दूसरी ओर देखा है तो जो इसमें इस्लाम धर्म है उसमें चित्रकला को ज़्यादा स्वीकार तो किया ही नहीं गया था, विशेषकर इंसानों के चित्र बनाने को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया था। उसका रीज़न था कि ये इंसान का निर्माण ऊपर वाले की कला है, इसको कोई और किसी के पास से नहीं हो सकती और मतलब एक तरह से ऐसा करना ये ऊपर वाले का अपमान होगा, इसलिए इसको हम इस्लाम धर्म में चित्रकला को ज़्यादा स्वीकार नहीं किया था। लेकिन इन्होंने चित्रकलाएँ शुरुआत की गई थी। इसमें अगर देखें तो दास्तान ए अमीर हजमा, ध्यान रखना ये एक पांडुलिपि ग्रंथ का मतलब है, इसको कलेक्शन किया गया था। इसमें बहुत चित्र है, उनका स्टोरी किताब के अंतर्गत किया गया है, जिसकी शुरुआत हुमायूं ने की। लेकिन इस मीर सैयद अली को इसमें नियुक्त किया गया था और बाद में अकबर ने के आदेश पर इसमें 12 चित्रों का कलेक्शन किया गया था। ये अरबी भाषा में थे चित्र मौलिक रूप से, और मीर सैयद अली और अब्दुस्मद के नेतृत्व में फारसी भाषा में इनको अनुवादित किया गया था, क्योंकि ये फारस के थे तो उन्होंने तुर्क अरबी से इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया गया था। तो दास्तान ए अमीर हजमा क्या है? ये चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ है। इसके बाद क्या रखना, इसमें अगर सवाल आते हैं तो सवाल ये आते हैं कि एक तो कौन कौन सा मतलब राज शासक के सामने पे कौन कौन सा चित्रकार था, उनके सवाल भी आ जाते हैं। तो फेमस चित्रकार उनका नाम मैं आपको बता ही दूंगा। इसके अलावा उनके चित्रकला की कौन सी विषय वस्तु थी,
वो आएंगे, उनको ज़रूर ध्यान रखना है। फिर अकबरकालीन चित्रकला में देखें तो यही दोनों जो चित्रकारें थी, लेकिन अकबर के समकालीन जो अकबर के काल में जो फेमस चित्रकार और थे उसमें एक दसवंत, एक बसावन। ये दसवंत और बसावन बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसके बाद महेश, लाल मुकुंद और अब्दुस्मद, ये तो पहले से आया हुआ था यहाँ पर भारत से। रज़्मनामा क्या है? रज़्मनामा भी ये कि आपको पता है, रज़्मनामा सुना होगा, अकबर के काल में शुरू हो गया। महाभारत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद ग्रंथ था। और रज़्मनामा में ही, रज़्मनामा नाम मैंने इसलिए लिया यहाँ पर कि रज़्मनामा जो ग्रंथ है इसमें चित्र है बनाए गए, और वो दसवंत जो अकबर के समकालीन चित्रकार थे उसके द्वारा इसमें चित्रांकन किया गया है रज़्मनामा में। हालांकि रज़्मनामा महाभारत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद था। बसावन अकबर के समय का सर्वोच्च चित्रकार था, और अकबर के समय छवि चित्रकारी को ज़्यादा छवि चित्रकारी है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। छवि का मतलब ये कह सकते हो कि आप किसी एक तरह से कॉपी कर रहे हो किसी का, मतलब उसका क्या नेचर है, किस तरह का उसका डिजाइन, मतलब चलने का वो है, उसी आधार पर और उसी की कॉपी करते हुए उसका चित्र बनाया जाता था। आईने ए अकबरी में 17 चित्रकारों का नाम दिया गया, लेकिन जो सबसे फेमस चित्रकार है उनका नाम जरूर यहाँ पे याद रखना है। दसवंत, बसावन और इसके बाद मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये प्रमुख थे जो मुख्य रूप से अकबर के समकालीन भी थे। मीर सैयद अली और आपको पता है अब्दुल समद है, ये तो हुमायूं के शासनकाल में आए थे हुमायूं के साथ, लेकिन अकबर के शासनकाल में रहे। तो ये अकबर के प्रमुख जो वो थे चित्रकार थे। इसके बाद चित्रकार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है वो आपको पता है जहांगीर है, और जहांगीर ने खुद ने भी चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि थी। जहांगीर चित्रकला का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी था। ऐसे मानते हैं कि जहांगीर, अगर आप कोई चित्रकार उस एक चित्र को बने 50 तरह के चित्रकार चित्र बना के चले जाओ, जहांगीर उसमें बताता कि किस चित्रकार ने कौन सी डिज़ाइन बनाई है। इसका मतलब जहांगीर बहुत ज़्यादा पर्सनली रूप से चित्रकला में इंटरेस्टेड भी था और एक्सपर्ट भी था। जहांगीर ने अकार रिजा नामक चित्रकार के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। अकार रिजा नामक चित्रकार, अकार रिजा नामक एक चित्रकार था, उसके नेतृत्व में चित्रशाला, यानी कि चित्रशाला चित्र बनाने के लिए, पेंटिंग के लिए एक तरह से एजुकेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का एक तरह से मुगल काल में स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में थी जहांगीर के काल में चित्रकला। और इसकी चित्रकला की जो विशेषता थी वो थी कि एक तो एल्बम के रूप में चित्र बनाने लगे। अब एल्बम आप जानते हो एल्बम कैसे होती है, तो उसी एल्बम के रूप में चित्रों का अब धीरे धीरे मतलब और ज़्यादा मॉडिफाइड रूप हो गया चित्रों का। एल्बम में उनको सजाने लग गए। इसके अलावा अलंकृत हाशिए वाले चित्र बनने लगे, उनको बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग में किए जाने लगे। उनकी डिजाइनिंग के लिए फूल, पेड़, पौधे, मनुष्य की आकृतियाँ, इनसे उनको अलंकरण किया जाने लगा। और छवि चित्र पर भी इसने भी बहुत ज़्यादा बल दिया। जहांगीर के दरबार के जो फेमस चित्रकार थे उनमें अबुल हसन, फारूक बेग और उस्ताद मंसूर, बेसनदास और मनोहर, ये बहुत फेमस थे। इसके अलावा उनका नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन इन्हीं में से पूछेगा कि ये किसके समकालीन थे। तो जहांगीर के दरबार में अबुल हसन, बेसनदास, उस्ताद मंसूर और मनोहर ये प्रमुख चित्रकार थे। बेसनदास को इसने अपने दूत के रूप में खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में भेजा। किसके लिए? कि वहीं जाके चित्र बना गया। अर्थात जहांगीर चित्रकाल के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से इंटरनेशनल मतलब अपने अंतर्राज्यीय जो संबंध थे उनको भी महत्वपूर्ण भूमिका में आगे बढ़ा था। जहांगीर के समय सर्वोच्च चित्रकार है उस्ताद मंसूर अबुल हसन थे, और जहांगीर द्वारा उस्ताद मंसूर के लिए उपाधि दी गई थी। और दोनों के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस थे, जहांगीर भी इंटरेस्टेड था चित्रकला में, तो उसने उपाधि नादिर उल असर की और अबुल हसन की थी नादिर उल जमा की। उस्ताद मंसूर, उन दोनों की विषय वस्तु देखें। उस्ताद मंसूर है वो दो चीज़ों के चित्र बहुत ज़्यादा फेमस मानते थे, एक तो पक्षियों के और एक फूल की चित्रकारी में बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिसमें उसने पक्षियों के रूप में साइबेरिया का बिरला सारस का चित्र बनाया था, और फूल चित्रकारी में उसने बंगाल का अनोखा फूल बनाया था। अबुल हसन की बात करूँ तो ये व्यक्तियों के चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। इनकी जो सबसे एक्सपर्टाइजिंग थी रंग भरने की कला बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइजिंग थी। और अबुल हसन ने तुजुक ए जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर भी, तुजुक ए जहांगीर है एक बुक है, उसके जो फर्स्ट पेज में जो चित्र बना है वो भी अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। शाहजहाँ के काल में अगर देखें, शाहजहाँ ने चित्रकार के ज़्यादा आपको पता है स्थापित कला में बहुत ज़्यादा फोकस किया। जैसे इसने ताजमहल बनवाया, दिल्ली का किला बनवाया, आगरा लाल किला बनवाया। तो शाहजहाँ का जो चित्रकाल है वो चित्रकला के स्थान पर उसने स्थापित कला को अधिक महत्व दिया। इसके आधार पर चित्रकला धीरे धीरे डाउन होने लगी। यहाँ पर चित्रकार तो थे कुछ, जैसे फ़कीर अल्लाह और मीर हसन ये थे। औरंगजेब आपको पता है कि
इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानते थे चित्रकला को, इसलिए उन्होंने चित्रकला में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। हालांकि अपने अंतिम दिनों में कुछ चित्रकला में धीरे धीरे रुचि ले रहे थे, लेकिन ज़्यादा रुचि इनकी थी नहीं। और इस आधार पर औरंगजेब के बाद धीरे धीरे यहाँ की चित्रकला धीरे धीरे यहाँ के जो चित्रकार थे वो दूसरे राज्यों में पलायन होने लगे। इसके बाद मुगल काल की स्थापित कला को अगर हम देखें तो मुगल काल की स्थापित कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये इस्लामी और भारतीय स्थापित कला का एक मिश्रण रूप थी। मुगल काल की स्थापित कला में जो सल्तनत काल से इसको अलग करती है उसका प्रमुख विशेषता थी कि इसमें पैतरा दौरा या पैतरा दुला की अनूठी विशेषता को प्रयोग किया गया। पैतरा दुला क्या है कि जो संगमरमर थे उसमें जवाहरातों से सजावट की गई थी, इससे उसकी जो शाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये पैतरा डोरा है, ये मुगल काल में देखने को मिलेगी, सल्तनत काल में ये नहीं थी। बाबर कालीन अगर स्थापित कला को देखें तो पीसीएस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाबर ने आपको पता है आगरा के निकट आराम शाह का निर्माण करवाया। बाबर ने काबुली बाग में, जो पानीपत में काबुली बाग नाम की एक मस्जिद है, उसका निर्माण करवाया। हुमायूं के काल में आपको पता है दिल्ली में दीन पला नामक किले का निर्माण करवाया और इसे पुराना किला जानते हैं। शेरशाह के शासनकाल में देखें तो शेरशाह ने बताया था सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा का निर्माण है वो करवाया गया था। और इसके बाद अकबर के शासनकाल में अगर देखें स्थापित कला को तो पहली बात इसकी स्थापित कला की विशेषता ये यूपीएससी की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि ये जो स्थापित कला की जो मैं लोकेशन और जगह बता रहा हूँ या स्थापित कला के जो नमूने बता रहा हूँ ये पीसीएस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनको ज़रूर देख के जाना है। तो अकबर कालीन अगर स्थापित कला की विशेषता देखूँ तो पहली बात बलुए पत्थर का प्रयोग यहाँ पर होने लग गया और विशेषकर लाल बलुआ पत्थर है जो आप देख सकते हो, ये धौलपुर राजस्थान के धौलपुर से लाया जाता था। सह तीरों का अधिक प्रयोग होने लगा, ऊंची ऊंची उनको मेहराबों को भी बहुत अच्छी तरीके से अलंकरण की दिया लगा। और गुम्बद आपको पता है लोधी शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इसके। और संगमर का प्रयोग तो आपको पता है मुगल काल में होने लग गया और इसमें पितरा डोरा और सजावट की प्रक्रिया आने लगी। अकबर काल की अगर स्थापित कला ज़्यादा विकास ये था कि पहले इसने आगरा इलाहाबाद में बदलाया, बाद में इसने आपको पता है जब फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनवाया तो सारा डेवलपमेंट इन्होंने फतेहपुर सीकरी में किया। इसके बाद आता है हुमायूं का मकबरा है वो इसी दौरान बनाया था। हुमायूं की विधवा बेगा या हाजी बेगम है उसने बनाया। और ध्यान रखना ये दिल्ली में ही है हुमायूं का मकबरा। और 4 बाग पद्धति इस मकबरे की एक सबसे फेमस विशेषता है, यानी अगर आप इसको देखोगे तो मकबरे के चारों ओर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वो मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, घास है, बहुत अच्छा है देखने में। और यह अष्टभुजी आकार का मकबरा है, ताजमहल का पूर्वागामी इसको बोलते हैं। इसके बाद आगरा का किला है वो अकबर ने बनवाया था, परंतु ऐसे बोलते हैं कि जहांगीर ने इसकी कुछ संरचना है उनको डैमेज करवा दिया था, मतलब मॉडिफाई करवाया होगा बाद में। या तो फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी बनी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई थी, बहुत ज़्यादा इमारतें यहाँ पर बनवाई गई थी। जैसे दीवान आम का मतलब आम राजा है, आम जनता की एक बैठक होती थी, उसमें राजा जनता की पुकार मुद्दे हैं उनको सुनता था। और दीवान खास ये मंत्रिपरिषद की मतलब दरबार होता था, मंत्रिपरिषद के लोग ही इसमें आते थे या राज दरबार के लोग ही इसमें आते थे। इसके बाद जोधाबाई महल, ये फतेहपुर में जो भवनों का सबसे बड़ी इमारत जोधाबाई महल था। बीरबल का महल है ये भी फतेहपुर सीकरी में है। अबुल फजल का महल है फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना, अकबर ने क्या है कि इबादत खाना जब धार्मिक रूप से एक सुलह की नीति अपनाई तो इसने इबादत खाना का निर्माण करवाया। इसका इबादत खाना एक धार्मिक जो भवन है इसने बनवाया। इसका उद्देश्य था कि विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर आएंगे, उनके जो उनको मानते हैं मतलब उनके विशेष ज्ञानी आएंगे यहाँ पर विभिन्न धर्मों के और डिस्कशन करतेंगे एक दूसरे धर्मों की चीज़ों में, और फिर तार्किकपूर्ण रूप से मेन निष्कर्ष पे पहुँचा जाएगा कि आखिरकार सभी धर्मों का उद्देश्य क्या है। उसलिए इबादत खाना की इसने स्थापना की। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर लगवाया। मरियम की कोठी, जामा मस्जिद, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, ये अकबर का फतेहपुर सीकरी में प्रमुख स्थापित कला है। पीसीएस के सबसे दृष्टि से एक बार ज़रूर देख लेना, हालांकि यूपीएससी में ज़रूर आ सकते हैं, कोई स्टेटमेंट आ जाए कोई भरोसा नहीं रहता, इसलिए एक बार ज़रूर इसको देखें अच्छे से। इसके बाद आता है मुगल कालीन साहित्य। इसमें यूपीएससी में सवाल तो पूछ लिए गए थे, कई बार 1-2 बार आए हैं किताबों के सवाल, लेकिन पीसीएस में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा बड़ी किताबें तो मैं बहुत किताबें मुझे लगता है वो याद नहीं हो पाएंगी। कुछ ही किताबों का नाम लेके आए जो फेमस है, जिसमें एक है तुजु के बावरी। ये स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है और इसका 4 बार फारसी में अनुवाद हुआ, बहुत फेमस किताब थी। बाबर के समय फारसी अनुवाद किया गया था इसने ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शेख जैतुद्दीन ख्वाजा के द्वारा बाबर के टाइम पर ही, ये बाबर की बुक है, इसी का उस टाइम क्या किया गया फारसी में अनुवाद किया गया था।
इसके बाद हुमायूं नामा है, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की है, हुमायूं नामा की, ठीक है ना, हुमायूं की गुलबदन बेगम होगी। और अकबर नामा है, इसकी अबुल फजल ने की है। और मुंतख्वाब उल तबारिक, ये अब्दुल कादिर की बंदायूनी की बहुत फेमस बुक है। आलमगीर नामा, ये मोहम्मद काजिम सिराजी है, उसकी फेमस बुक है जो औरंगजेब के बारे में ज़्यादा डिटेल बताती है। और मासिर आलमगीरी, ये मुग़ल काल के गजेटियर यानी जादू ना सरकार ने कहा है, मतलब एक इतिहासकार उसने बोला है इसको मुग़ल काल का गजेटियर, तो वह है मासिर आलमगीरी। ये पुस्तक है, इनको एक बार नज़र से ज़रूर निकालें। इसके अलावा कई पुस्तकों का इसमें अनुवाद भी हुआ, जैसे पंचतंत्र में जो कहानियाँ हैं जो गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी, पंचतंत्र, वो अबुल फजल ने इनकी मतलब उनका अनुवाद किया है। तुजुक ए बावरी है, उसका फ़ारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान ने। और रामायण का बंदायूनी ने किया है, और लीलावती का फैजी ने मुख्य रूप से अनुवाद किया है। तो अकबर ने क्या हुआ, एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, और बहुत ज़्यादा क्योंकि अकबर का उद्देश्य था कि वो शासन में स्थायित्व लाए, और शासन में स्थायित्व के लिए उसको जरूरत था कि धार्मिक संस्था की नीतियाँ बनाए, इसलिए विभिन्न धर्मों के ज्ञान है उसको भी जानना उसके लिए ज़रूर था। तो उसने उन धर्मों की जो अलग अलग भाषाओं में जो किताबें लिखी हुई थी उनको उसने संस्कृत भाषा से क्या किया, फारसी भाषा में उसमें कन्वर्ट करवाया था। इसके बाद विदेशी यात्रियों के सवाल आ सकते हैं, थोड़ा सा रट लेना, मतलब उनको याद कर लेना विदेशी यात्रियों के। जैसे मुगल काल में आए विदेशी यात्री, इनमें थे अकबर के काल में आने वाले थे फादर एक्वापिका, फादर एंथना, ये दोनों क्या है ईसाई धर्म के थे। और इसके बाद जोरेम जेवियर, ये भी अकबर के काल में आया था। जहांगीर के काल में आप फेमस आपको बताया, ब्रिटिश दूत जेम्स का, ब्रिटिश राजा शासक था जेम्स का, उसका दूत आया था विलियम हॉकिंस बाहर, यहाँ पर आपको पता है कंपनी स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए। इसके बाद सर टॉमस रो आया था 1516 में जहांगीर के टाइम में। इसके बाद विलियम फ्रिंच और पेलसॉट, इनको एक बार देख लेना। शाहजहाँ के काल में आया था फ्रांसिस बर्नियर और जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। ये एक बार यूपीएससी सवाल पूछा है कि ये किसके समकाल में आया था, तो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर ये मुख्य रूप से शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, इसलिए इनको एक बार नज़र से भी निकाल दोगे तो याद रह जाएंगे। तो इतना ही करना है, ज़्यादा ऐसा नहीं, अगर याद ना हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद देखो मुगल काल समाप्त हो जाता है इसमें। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार शिवाजी के प्रशासन को और देख लेते हैं। देखो शिवाजी दक्षिण भारत में, मतलब महाराष्ट्र के में मराठा के नेतृत्व में इसने शासन की स्थापना की थी। तो मराठा के शासन शिवाजी ने दक्षिण भारत में काफ़ी विस्तार किया। शिवाजी के प्रशासन में अगर देखें तो शीर्ष पर छत्रपति जो राजा होते थे, शिवाजी छत्रपति राजा के नाम से फेमस भी होते थे, और संपूर्ण शक्ति उसमें निहित थी। अंतिम कानून निर्माता था, प्रशासक रूप से मतलब कार्यपालिका विधायिका सभी शक्ति उसमें थी। लेकिन इसके संचालन के लिए शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्रियों को होते थे, जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था। जो शिवाजी को या छत्रपति होता था उसको क्या करते थे, सलाह देते थे, जिसमें ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पीढ़ी के लिए। पेशवा क्या होता था, पेशवा इनका प्रधानमंत्री होता था, जो कार्य शासन का संपूर्ण देखभाल है वो पेशवा करता था। इसके बाद अमैत या मजुआदार मजमुआदार बोलते थे इसको, अमैत या मजमुआदार, ये इनका एक तरह से वित्त और राजमंत्री होता था। इसको मजूमदार भी बोल सकते हैं आप। तो वित्त एवं राजस्व मंत्री है वो अमैत होता था। और बकिया नवीस है, ये दैनिक कार्यों का संचालन एक तरह से कह सकते हैं राजा का गृह मंत्री की तरह था। इसके बाद शुक नवीस है, ये राजपत्र का व्यवहार करने वाला था, जो डॉक्यूमेंट पत्राचार होता था राजकीय लेवल पर, उनका अंतिम रूप से किसी प्रकार को छेड़छाड़ ना हो जाए, जिसको भेजना है उसके पास जाना चाहिए। तो इस तरह की पूरा काम है देखभाल ये करता था। दबीर या सुमंत है, विदेश मंत्री होता था। सर नौवत, ये सेनापति, इसको सेनापति बोल सकते थे, सेना में भर्ती करने का काम, रसद आपूर्ति है उसका काम करता था। पंडित राव, तो इनको आपको पता है धार्मिक अनुदानों से संबंधित कार्य है या धर्म से संबंधित कुछ भी सलाह देनी पड़ती है तो पंडित राव होता था। और न्यायाधीश, ये राजा के मेन तो राजा ही होता था, न्यायाधीश तो अंतिम निर्णय देने के लिए, लेकिन हर निर्णय राजा तो देता नहीं, इसलिए वो न्यायाधीश उन्होंने एक पद है वो सृजित कर रखा था, और उसको दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय करने की पूर्ण शक्ति दे रखी थी। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेबल चीज़ आ जाती थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला था, तो उसमें छत्रपति है खुद न्याय का निर्णय लेता था। और चिटनेस, ये मुख्य रूप से मुंशी था, यानी कि जो लेटर करने वाला एक कलर की तरह ये काम करता। पंडित राव और न्यायाधीश ऐसे थे जो युद्ध में भाग नहीं लेते थे, बाकी सभी है इसमें जितने भी मैंने इनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बारे में बताया ये युद्ध में जाते थे।
सेना शिवाजी के पास स्थायी और नियमित सेना हो गई थी बाद में। जैसे बरगीर, ये राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे, उनको बोलते थे बरगीर। और सिलेदार स्वयं के घोड़े अस्त्र शस्त्र रखते थे, उनको बोलते थे। दो प्रकार के घुड़सवार हुए थे, एक तो स्वयं के पास होते थे और एक बरगीर, जो राज्य की ओर से दिए जाने वाले घोड़े और शस्त्र। शिवाजी की सेना भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक भी थे, नगद वेतन दिया जाता था। और शिवाजी के अंगरक्षकों को बोलते थे मामली। और पागा घुड़सवार सेना का एक संगठन था। इसके अलावा मुगल काल में थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं हम, बस अंतिम देखते हैं, फिर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इसको छोड़ेंगे। शिवाजी के शासन काल में देखें तो राजस्व व्यवस्था है वो, अगर आप इसको मेंस के हिसाब से बाद में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से कई क्वेश्चन आते हैं कि क्या कारण थे कि मराठा इतने शक्तिशाली होते हुए भी अब मुग़ल शासन काल का जब पतन हुआ उसके बाद दिल्ली पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए, क्यों वो एक नया मतलब क्यों वो मुख्य रूप से दिल्ली पर अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर पाए, और क्यों ब्रिटिश शासन के प्रति वो कमज़ोर हो गए। तो ये इनके कई कारण थे इनके, उनमें उनका सबसे ज़्यादा पतन होने के कारण उनकी राजस्व व्यवस्था ही थी। तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था देखें तो रैयत बाड़ी थी, यानी कि डायरेक्ट है, वो किसानों से टैक्स लेता था। और भूमि की पूरी पैमाइश करवाई गई थी, मैपिंग करवाई गई थी, और मैपिंग के आधार पर जितना भी बनता था उतना टैक्स लिया जाता था। राजस्व है नगद में लिया जाता था और वस्तुओं के रूप में लिया जाता था। आरंभ में शिवाजी ने 1/3 था, लेकिन बाद में इसको करके 40% कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ते थे और लूट मार करते थे। तो इससे क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा खर्च होता था। भूमि की पैमाइश काठ या ज़मीन से की जाती, जरीब नामक पद्धति की। एक चीज़ और है तकावी ऋण, जैसे आज भी हम किसानों को ऋण देते थे ताकि वो किसान अपनी भूमि में कुछ निवेश करके उसको बढ़ा सके। इसी प्रकार कृषकों के लिए उनकी भूमि वृद्धि और विकास के लिए उनको एक ऋण दिया जाता था, जिससे मतलब उनको थोड़ी सी असिस्टेंट दिया जाती थी, फाइनेंशियल असिस्टेंट होती थी, एक तरह से इसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये मुख्य रूप से तकावी ऋण होते थे। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटल और जिले के देशमुख या देश पांडे होते थे, बहुत शक्तिशाली लोग होते थे। ये भी ये 2 कर है, इनका नाम ध्यान रखना, ये जरूर यूपीएससी में मतलब पूछ लेते हैं। चौथ क्या है? चौथ मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों को इन्होंने जीता था, जिन राज्यों को इन्होंने जीता था, उन राज्यों से भी ये उनकी उपज का 1/4 है वो वसूल करते थे। और सरदेशमुखी ये अतिरिक्त कर होता था जो उनकी आय का 1/10 भी होता था। तो ये 2 कर है जिनकी वजह से मराठा ने बहुत ज़्यादा शत्रुता झेली, बहुत ज़्यादा शत्रुता पैदा करी इन करों की वजह से। ये क्या है कि पड़ोसी राज्य को जीत लेते थे और उनकी जनता पर टैक्स लगाते थे, इसलिए पड़ोसी राज्य की जनता बहुत ज़्यादा खपा हो जाती थी, वहाँ का शासक वो भी खपा होता था। तो फिर इनको ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम पर उसको ही सहायता इनको प्रोवाइड नहीं करवाते थे, और यही रीज़न था कि पानीपत के तीसरे युद्ध में भी इनकी पराजय झेलनी पड़ी इनको। न्याय व्यवस्था अगर देखें शिवाजी की, तो न्याय व्यवस्था प्राचीन स्मृत्य थी, जैसे उन पद्धतियों पर आधारित थी। ग्राम स्तर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल करते थे। अंतिम जो अपील की अंतिम अदालत थी, जिसको हाजिर मजलिस भी कहते थे। और हाँ वो पता है, सर्वोच्च निर्णय, अंतिम न्यायाधीश, सब कुछ करने वाला है वो छत्रपति राजा खुद ही होता था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं मिडाइवल है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मिडाइवल ही नहीं, अब हम कोशिश करेंगे कि हम आधुनिक भारत को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ से भी सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। प्राचीन भारत और मध्यकाल से सवाल आप ध्यान रखना, एक तो जितने भी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, चित्रकला ये सवाल है, इनको जरूर देख लेना, यहाँ से सवाल आने की संभावना रहती है। और एक शब्दावलियों के सवाल ये भी आने की संभावना रहती है, इसलिए इनको आप अच्छे से देखें, धीरे धीरे रिवीजन करें, और आपने जो भी पढ़ रखा है उसका भी रिवीजन करें साथ साथ में। ज़्यादा अंतर तो मिलेगा नहीं, वही चीज़ है जो आपने पढ़ रखी है, बस वो आपके यहाँ पर एक बार रिवीजन हो जाएगी। उसको कंटिन्यू करें, एग्जाम बहुत जल्दी आ रही है, इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। ओके, धन्यवाद।